एपिसोड 18 द इंटरव्यू। वेदांश के सवाल ने बेला को ऐसा महसूस कराया कि वो पसीने की धार में बह जाने वाली है। उसने मन ही मन सोचा, वह सबसे अच्छे वकीलों में से एक है, ठीक है। वह जानता है कि वास्तव में कौन से प्रश्न पूछने हैं। उसके सहपाठी इस धारणा के तहत थे कि वह सी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक और ट्रांसफर छात्रा थी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं थी। वह आर्मी द्वारा प्रशासित एक विशेष परीक्षा में बैठी थी और पास हुई थी, जिससे देश के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। सी यूनिवर्सिटी के लिए उसका चुनाव पूरी तरह से इत्तेफाक था। जब वह अपने स्कूल के बारे में फैसला करने की कोशिश कर रही थी, तो उसने कभी कभी फोन पर अध्यांश को अपने दो निजी सचिवों सार्थक और अभय से यह कहते सुना था कि सी सिटी में एक विशेष सैन्य अड्डा था, लेकिन राजधानी में कोई नहीं था। अगर बेला ने भी विश्वविद्यालय जाने के लिए चुना होता, जो कि राजधानी शहर में स्थित था, तो उसे अध्यांश से अलग होना पड़ता। उसे सार्थक की देखभाल में छोड़ दिया जाता। इसलिए उसने सी यूनिवर्सिटी में कानून का अध्ययन करने के लिए एक पल की संदेह के बिना चुना था। अब जब वह स्नातक कर रही थी, तो उसने सुना था कि अध्यांश का विभाजन शाही राजधानी में अपना मुख्यालय स्थापित करने वाला था। इस बातचीत ने उन्हें भी विश्वविद्यालय में स्नातक कानून कार्यक्रम में आवेदन करने का विश्वास दिलाया था। अंदर से वह अभी भी जलती हुई कार में वही छोटी लड़की थी, जो अपनी यादों से डरी हुई थी। अध्यांश के अलावा वो अपने दम पर जीने में सक्षम नहीं थी। 6 साल पहले हुए कार हादसे के बाद से ही वह डर और असुरक्षा में जी रही थी। वो केवल अध्यांश के आसपास ही आराम से रहता था। सुरक्षित महसूस करने के लिए उसे उसके साथ रहने की जरूरत थी। हालांकि वह किसी भी तरह से वेदांश को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। इनफैक्ट उसने अध्यांश को बताया भी नहीं था। ये उसके सबसे अंतरंग रहस्य थे, जो उसके दिल की गहराई में दबे हुए थे। इसके अलावा उसे अध्यांश की असली पहचान को गुप्त रखना था। बेला ने अपना सिर नीचे किया और खुद को टेबल के खिलाफ खड़ा कर लिया। उसने अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए कहा, सी यूनिवर्सिटी घर के करीब है। मैं तब भी बहुत छोटा था, मैं घर से बहुत दूर नहीं रहना चाहता था। ओह, आप कहाँ से हैं, बेला? आप कहाँ पले बड़े? वेदांश ने फोल्डर बंद किया और आराम कुर्सी पर वापस झुक गया। उसका लहजा कैजुअल था। उसकी चमकीली, तिरछी बादाम के आकार की आंखें उसे शांति से देख रही थी। 12 साल की होने से पहले बेला को कुछ भी याद नहीं था। उसकी याददाश्त चली गई थी और उसकी कार भी राख हो गई थी। लाइसेंस प्लेट पर नंबर किसी ने नहीं देखा था। उस समय उसकी पीठ पर केवल एक छोटा सा बैग था। इसके अंदर एक फोटो और डेटा चार्ट का एक सेट था। तस्वीर में दिख रही छोटी लड़की बेला थी। फोटो के पीछे लिखा था, बेला के 11वें जन्मदिन के लिए। इसके नीचे की तारीख 1 साल पहले की थी। उसके माता पिता या रिश्तेदारों को ढूंढना काफी आसान होना चाहिए था, लेकिन अपनी विशाल पहुंच और कनेक्शन के साथ सेना भी यह उजागर नहीं कर पाई थी कि वह कहां से आई थी। ये सब बहुत अजीब था। आर्मी द्वारा अध्यांश को अपना अभिभावक बनाने के फैसले के पीछे यह एक कारण था। अनिश्चितता के किसी भी तत्व पर कड़ी लगाम रखना उनका रिवाज था। इस वजह से बेला की बैकग्राउंड को गुप्त रखना पड़ा। जब बेला ने सी यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, तो सेना ने पहले ही उसका व्यक्तिगत इतिहास नकली बना दिया था, जो अब उसके बायोडेटा में था। बेला ने शांति से अपने बायोडेटा की सामग्री को दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें एक तरह से लिखा जाए ताकि संदिग्ध न लगे। सेना ने गवाह और भौतिक साक्ष्य तैयार किए थे, जो निकटतम जांच के लिए तैयार थे। आर्मी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने दैनिक आधार पर दर्जनों पहचान गढ़ी। उसका नाटक करना विशेष रूप से कठिन नहीं था। वेदांश ने सिर हिलाया। जब आप 3 साल के थे तब आपके माता पिता का निधन हो गया था। तुम्हारे दूर के रिश्तेदार तब से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, वे मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। बेला इस विषय से आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उसने जानबूझकर इस विषय को वेदांश के लिए बदल दिया। बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा, प्रोफेसर राठौर, आपका अमेरिका में एक शानदार भविष्य है। आपने यहाँ देश में प्रोफेसर बनने का चुनाव क्यों किया? वेदांश ने अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बेला के टॉपिक चेंज के प्रयास को समझ लिया था, लेकिन उसे इस पर कुछ नहीं कहा। उसकी पतली उंगलियां मेज पर थपथपाने लगी और उसने उसे याद दिलाया, मैं अभी प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपके प्रश्नों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। बेला ने कहा, उस मामले में कृपया अपने प्रश्नों के साथ आगे बढ़ें। वेदांश ने उससे कई अति विशिष्ट प्रश्न पूछे। इस बार उन्होंने अंग्रेजी में बात की, जिसमें आमतौर पर अमेरिकी कानून में इस्तेमाल होने वाले लैटिन शब्द भी शामिल थे। बेला ने बिना किसी झिझक के ब्रिटिश लहजे में सहजता से उत्तर दिया, जो बहुत ऑथेंटिक लग रहा था, जैसे वो ब्रिटिश द्वीपों में पली बड़ी हो। वेदांश इससे थोड़ा हैरान हुआ। उसकी चमकदार आंखों के कोने नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलोगे। क्या आप भविष्य में विदेश में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, या आप यही देश में रहेंगे? बेला ने अपनी छाती पर एक हाथ मोड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया, क्योंकि वह इसके बारे में सोच रही थी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। अध्यांश के साथ चर्चा करने के बाद ही उसके भविष्य की नियति का फैसला किया जा सकता था। वो विदेश में पढ़ाई करना चाहती थी, बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन अगर उसके पास अध्यांश नहीं होता, तो उसे लगता था कि वह डर के मारे पागल हो जाएगी।
लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह जीवन भर अध्यांश पर निर्भर नहीं रह सकती। वह अपने अतीत के साए से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही थी। वह स्वतंत्र रूप से अपने दम पर जीना सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जल्दी में नहीं थी। अपने आप पर जोर देने से पहले वह 20 साल की होने तक प्रतीक्षा करेगी। वेदांश ने और कोई सवाल नहीं किया। उसने फोल्डर बंद कर दिया और बेला से कहा, ठीक है, वैसे भी तुम 2 बार देर से आए। आप भर्ती के लिए डेडलाइन मिस कर चुके हैं। बेला का दिल डूब गया। उसने इतनी मेहनत और इतने लंबे समय तक हार्ड वर्क किया था। क्या ये सब व्यर्थ था? हालांकि मैं स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए भी भर्ती कर रहा हूँ। क्या आप इसके बजाय अगला वसंत शुरू करने को तैयार हैं? वेदांश जानबूझकर चिढ़ा रहा था। उसने बेला को एक वाक्य के साथ सीधे नरक में भेज दिया था, फिर अगले वाक्य के साथ ऊपर स्वर्ग में भेज दिया। ऑफ कोर्स, वेदांश ने बेला की ओर हाथ बढ़ाया। आपका स्वागत है। आप वेदांश राठौर के एकमात्र स्नातक छात्र होंगे। बेला ने उम्मीद नहीं की थी कि वेदांश उसे मौके पर ही ले जाएगा। वो खुशी से गदगद थी। उसने उसे हिलाने के लिए वेदांश का हाथ पकड़ा, लेकिन उसे लगभग तुरंत ही छोड़ दिया। वेदांश की हथेली छूने पर ठंडी थी, लेकिन यह उसके जैसे अलग और उदासीन व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए गर्म हाथ रखना अजीब होगा। प्रोफेसर, क्या आप वास्तव में ये कहना चाहते हैं मैं आपका छात्र बनने जा रहा हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेला की बड़ी आंखें 2 मुस्कुराते हुए अर्धचंद्रों में बदल गई थी। वह इतनी खुश थी कि वह मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आपका सहायक कल मेरे पास आया और मुझे इंटरव्यू से बाहर करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मैं आपकी छात्रा बन गई तो मैं केवल अपना भविष्य बर्बाद करूंगी। मैं बस एक डरपोक छोटी अनाथ लड़की हूँ, मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं है। मैं उसकी बातों से इतना डर गया कि पूरी रात सो नहीं सका। वेदांश जम गया। उसने बेला की ओर देखा और उसे अपनी काली स्याही भरी आंखों से घूरा। आपने अभी अभी क्या कहा? मेरे सहायक ने कल आपसे मुलाकात की थी और आपको इंटरव्यू न करने की सलाह दी थी। ओह, मुझे वह सब नहीं कहना चाहिए था। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। बेला ने बार बार माफी मांगी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह केवल दिखावा कर रही थी। उसने जानबूझकर श्री की अप्रिय यात्रा पर सब कुछ उगल दिया था। बेला सावधान और सतर्क थे। वह अपनी शिकायतों को अपने तक ही सीमित रखने वाली नहीं थी, और वह निश्चित रूप से उन मैं इतनी महान हूँ क्योंकि मैं चुपचाप सहती हूँ बेवकूफों में से एक नहीं थी, उस तरह की जो दूसरा गाल आगे करने में आनंद लेती थी क्योंकि इसने उन्हें और अधिक साधु बनाता है। एक दिन पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में बेला के विवरण ने वेदांश को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था। जैसे ही उसे यह बात समझ में आई, वह सम्मेलन कक्ष में बड़े सोफे पर गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठ गया। एक क्षण के बाद उसने सिर हिलाया और पूछा, मेरे सहायक आप कहते हैं कौन? उसने कहा कि उसका नाम श्री था। बेला ने वेदांश राठौर की अभिव्यक्ति की जांच की। वह शांत दिखाई दिया, लेकिन वह उसके कंधों में अकड़न देख सकती थी। वह हल्के से हंसी और बोली, प्रोफेसर राठौर, हो सकता है कि उसने यह मेरी भलाई के लिए किया हो। कृपया परेशान न हो। वह रुकी। उसकी आवाज व्यंग्य से भरी थी, या शायद वह जानती थी कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उकसाने जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एनकरेज करने के लिए अंतिम क्षण में उकसाया। देखो, क्या मैंने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? आप अभी मुझे एडमिशन फॉर्म भेज रहे होंगे, ठीक है? वेदांश बेफिक्र होकर फाइल को ठीक किया। वह खड़ा हुआ और बेला की तरफ देखा। आप काफी वाकपटू हैं, इसे बनाए रखें और एक सफल बैरिस्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकलता, उसने एक टेक्स्ट भेजने के लिए अपना फोन निकाला, फिर बी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की एडमिशन साइट पर बेला के नाम पर एडमिट पर क्लिक किया। उसने बदलाव की पुष्टि की और इसे बेला को दिखाया। आप अपना इनबॉक्स देख सकते हैं। एडमिशन ईमेल ऑटोमेटिकली भेजा जाना चाहिए था। आपको 3 दिनों में हार्ड कॉपी मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे कॉल करें। बेला ने उसके फोन का इनबॉक्स चेक किया। बी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस से एडमिशन की सूचना पहले से ही थी। इसके साथ बेला ने आखिरकार गहरी राहत की सांस ली और अपने कंधों से तनाव दूर कर लिया। उसने तुरंत एडमिशन ईमेल सार्थक और इवान को भेज दिया। उसने इसे अध्यांश को नहीं भेजा क्योंकि उसके पास कोई व्यक्तिगत ईमेल नहीं था। उसने अपने काम के ईमेल की भी परवाह नहीं की क्योंकि खुद इसे देखने के बजाय उन्होंने इसे अपने निजी सचिव अभय द्वारा मॉनिटर किया था। धन्यवाद प्रोफेसर राठौर, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। बेला ने फिर से वेदांश को प्रणाम किया। मुझे आशा है कि आप कृपापूर्वक भूल जाएंगे कि मैं 2 बार देर से आया था। वेदांश अभी भी अपने फोन पर टेक्स्ट भेज रहा था। अगर मैं वास्तव में आपको एडमिट नहीं करना चाहता था तो मैं आपके इंटरव्यू के बाद आपको आसानी से विफल कर सकता था। मैं इतनी सारी परेशानी से क्यों गुजरूंगा और आपको स्प्रिंग सेमेस्टर में एक विशेष स्थान दूंगा। मेरे पास आपके जीवन को मिजरेबल बनाने के लिए खाली समय नहीं है। बेला ने वेदांश की पीठ के पीछे एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया और फिर खिलखिला दी। मैं प्रोफेसर को जानता था, वह एक शुद्ध दो मुंह वाला पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए भारी मानसिक दबाव के बावजूद मैं इंटरव्यू देने आया। भगवान का शुक्र है कि मैंने जीतने वाली बाजी लगा दी। वेदांश रुका और उसे देखने के लिए मुड़ा। उसकी काली बाहें तन गईं।
दैट्स सिली। फिर उन्होंने विषय बदल दिया। आपके पास इस गर्मी में स्नातक होने से अगले वसंत तक कक्षाएं शुरू होने तक आधा साल है। आपने क्या प्लान बनाए हैं? बेला ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे अभी भी अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करनी है। आप सचमुच उनकी हर बात सुनते हैं? बेला ने कंधे उचकाए और हंसे। मैं अभी भी छोटा हूँ। मैं अभी 18 का भी नहीं हूँ। बेशक मुझे अपने परिवार की बात सुननी है। वे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वेदांश ने कुछ और नहीं कहा और इसके बजाय एक नंबर डायल किया। बेला का फोन बजना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाने वाली थी, कॉल खत्म हो गई। यह मेरा नंबर है, सेव इट। यदि आपके पास कुछ खास काम नहीं है तो आप इस गर्मी की छुट्टी में मामलों में मेरी मदद कर सकते हैं। बेला खुश हुआ और उसने जल्दी से वेदांश का नंबर सेव कर लिया। मैं निश्चित रूप से तब आपसे कांटेक्ट करूंगा। वेदांश ने अलविदा कहा और पहले उसे विदा किया, फिर बदल के छोटे से कार्यालय में बैठ गया। कुछ ही देर बाद श्री प्रकट हुई और शालीनता से पूछा, प्रोफेसर आपने बुलाया था? वेदांश ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। मैंने बेला को एडमिट कर लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन पूरा करें। श्री भावुक हो गई। प्रोफेसर आप सचमुच उसे एडमिट कर रहे हैं? वो लेकिन इस बात के बावजूद कि बेला 2 बार अनुपस्थित था, उसने वेदांश के साथ बहस की थी। श्री उसे वर्षों से जानते थे और बेला ने निश्चित रूप से उसकी नसों को छू लिया था। बिजनेस इज बिजनेस, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वेदांश ने सिगरेट जलाई। उसकी निगाहें उस पर टिकी थी। उसने जोर से सवाल नहीं पूछा, लेकिन श्री पहले से ही समझ गए थे कि बेला ने उन्हें पहले ही उनके मुलाकात के बारे में बता दिया था। श्री बेबसी से थोड़ा मुस्कुराए और वेदांश के लिए कल की रिकॉर्डिंग चला दी। श्री ने रिकॉर्डिंग चलाते हुए कहा, यहाँ सब कुछ है। मैं दयालु हो रहा था और नहीं चाहता था कि प्रोफेसर राठौर बाद में उससे नाराज हों। मैं ये भी नहीं चाहता था कि इस यंग लेडी की पिछली गलतियों के कारण उसके भविष्य को कुछ हो। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी तेज जुबान वाली होगी और लोगों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर होगी। मैं उसके द्वारा लगभग आहत महसूस कर रहा था। श्री ने धीरे से शांत स्वर में कहा। जैसे ही उसने वह फाइल खोली जो वेदांश ने उसे दी थी, उसने सभी दस्तावेजों को कैटेगरी के अनुसार व्यवस्थित किया। वेदांश ने धुएं का एक छल्ला उड़ाया। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। वह कुछ देर दरवाजे की ओर देखता रहा। रिकॉर्डिंग समाप्त होने तक वह नहीं बोला। श्री वेदांश के सामने शालीनता से बैठी, उसे देखकर मुस्कुराने के लिए अपनी आंखें उठाई। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रहा था। वेदांश ने धूम्रपान किया और गहरी सोच में डूबे हुए श्री के चेहरे पर अपनी निगाहें डाली। इससे पहले श्री मामूली लेकिन पूर्ण फिगर स्लीक बिजनेस ड्रेस पहनता था। उसकी भौहें और होंठ नाजुक थे, उसकी नाक सीधी और सुडौल थी और उसकी बादामी आंखें कोनों पर थोड़ी उठी हुई थी। वह एक शास्त्रीय पेंटिंग से एक प्राचीन सुंदरता की तरह थी, कामुक, मंत्रमुग्ध करने वाली, एक सुंदर सहनशीलता रखने वाली और कई तूफानों का सामना करने वाली। वेदांश ने एस्ट्रे में सिगरेट ठूंस दी। क्या कुछ और है? श्री रिलैक्स हो गया। उसने अपना आईपैड निकाला। आज एक अनुरोध आया। सी सिटी में एक मुवक्किल आपको वकील के रूप में नियुक्त करना चाहता है। वेदांश न केवल एक प्रमुख अमेरिकी लॉ फर्म का पार्टनर था, बल्कि उसके पास देश में एक कानूनी लाइसेंस भी था। राजधानी में उनकी अपनी लॉ फर्म भी थी। ओह, कौन है ये? वेदांश को एक वकील के रूप में नियुक्त करने के लिए किसी को न केवल गहरी जेब की जरूरत होती है, बल्कि काफी बड़ी परेशानी भी होती है। ये परिवार का आपके साथ थोड़ा इतिहास है। श्री ने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली। क्या आपको वह पहला छात्र याद है जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, काव्या? वेदांश ने फाइल ली और उस पर सरसरी निगाह डाली। क्या काव्या ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें निष्कासित नहीं कर दिया? माथुर परिवार, हाँ, उनके साथ क्या हो रहा है? काव्या ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया और न केवल उसे निष्कासित कर दिया गया, बल्कि उसे 1 साल की सामुदायिक सेवा की सजा भी दी गई। श्री ने कहा। उनकी आवाज ने उन्हें जो दया महसूस की उसे व्यक्त किया। इस छात्र के लिए कितनी शर्म की बात है। उसने किसी तरह गलत लोगों से पंगा लिया और परेशानी में पड़ गई। श्री, याद रखना कि तुम भी एक वकील हो। आपकी इन प्रोफेशनल शब्दावली के लिए कोई सबूत है? वेदांश ने फाइल वापस फेंक दी। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग इस तरह की बकवास करें और इसे एक मजाक के रूप में देखा जाए।